नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी की क्लास रहेगी हमारी सेकंड। दोस्तों, इससे पहले हमने एक क्लास का वीडियो बनाकर अपलोड किया था जिसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही प्यारे नोट्स हैं दोस्तों, नोट्सों के माध्यम से हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। तो एक बार वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लें उस वीडियो को, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और एक बात ध्यान रख ले सभी मित्र, पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठे, हर एक लाइन आप नोट करते जाए। आपको अगर ये सभी जो मैं 30 से 35 वीडियो लेकर आऊँगा साइकोलॉजी के, ये आपने देख लिए तो साइकोलॉजी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, पहला वीडियो हमारा हो चुका है, चलते हैं क्लास सेकंड में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले सभी मित्र एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज शुरू करेंगे दोस्तों हम अधिगम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है अधिगम। हर एक लाइन से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा हमारे इन नोट्सों के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना, अधिगम है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। याद रखना, अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। किसी क्रिया या स्थिति के प्रति संक्रिया या प्रतिक्रिया या अनुक्रिया ही क्या है, अधिगम है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम देख लेते हैं कुछ अधिगम की परिभाषाएं। तो सबसे पहले दी है स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या बताइए दोस्तों, बहुत सारा नॉलेज, एक में बहुत सारे नोट्स बना के बहुत सारा ज्ञान आपको देता, और उसमें से उस थ्योरी में से आपको कुछ एग्जाम में नहीं मिलता। उससे अच्छा है कि आपको जो फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, वही चीज मैं आपके सामने लेकर आऊं। तो देखिए दोस्तों, परिभाषा स्किनर के अनुसार परिभाषा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है स्किनर की ये, और बहुत बार पूछी भी जाती है। व्यवहार में अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। एक परिभाषा ये भी है दोस्तों स्किनर की। तो दो परिभाषाएं हैं, एक तो है व्यवहार, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया है, और दूसरी परिभाषा कौन सी है कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है दोस्तों। आगे की परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था दोस्तों, वुडवर्थ के अनुसार है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, और सीखना ही क्या है, अधिगम है दोस्तों। तो याद रखना है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है दोस्तों। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह भी किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। अनुभव में वृद्धि ही अधिगम है, यह किसने कहा था, यह भी वुडवर्थ ने कहा था। तो दोस्तों, मैं जो आपको यहां पर नहीं लिखी हुई और साथ में परिभाषाएं बता रहा हूं, वो भी एक बार आप ध्यान से सुन ले जिससे आपको पता चल सके। आगे हम देखते हैं गेट्स के अनुसार। तो दोस्तों, गेट्स ने क्या बताई थी, गेट्स ने बताई था, गेट्स एवं अन्य के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गेट्स ने क्या था, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। एक दूसरी परिभाषा ये बन जाती है दोस्तों, ध्यान से सुन लो, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है या अधिगम है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारी क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी थी, ये भी आप ध्यान से देख लो, और बहुत इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों क्रो एंड क्रो की परिभाषाएं। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। याद रखना, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। अब दोस्तों बात करें कि आपने तो ये सर यहां पर 4 ही परिभाषाएं बताई दोस्तों, बहुत परिभाषाएं, जैसे हिलगोर्ड ने दी है। आगे हम बात कर सकते हैं तो पिल ने दी है, गॉर्डन मर्फी ने दी है, पोवलोव ने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है, कोलविन ने दी है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, आज तक इनमें से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने यही लेकर आ गया दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम चलते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं। अभी तक जिन मित्रों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सभी चाहे तो इस वीडियो को 5-5 मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें।
हर एक मित्र 5-5 मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करें। रीट और सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, ये साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहिए दोस्तों। अधिगम की विशेषताएं, चलते हैं पहली विशेषता की। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। अब सीखना है दोस्तों, क्या बुढ़ापे में सीखा नहीं जाता? क्या आपने बचपन में जो सीख लिया आप कुछ बुढ़ापे में नया कुछ नहीं सीख सकते? क्या बुढ़ापे के अंदर कोई बंदा जो अनपढ़ है वो 8वीं पास नहीं कर सकता, 10वीं पास नहीं कर सकता? तो ये क्या है, अगर 10वीं पास करता है तो वो कुछ सीख रहा है, ये क्या अधिगम है? तो अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, बहुत अच्छा है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। अब दोस्तों आप चाहे रीट की कर रहे हो, चाहे सीटेट की कर रहे हो, या सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप उद्देश्य को लेकर ही कुछ सीख रहे हो, वरना आप साइकोलॉजी क्यों पढ़ते? क्या जरूरत थी आपके शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने की? शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हो तो आप कुछ सीख रहे हो, आप सीख रहे हो मतलब आज अधिगम कर रहे हो। अधिगम क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको उद्देश्य है कि आपको नौकरी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, और ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूं, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है दोस्तों, याद रखना, परिभाषा ही यही है। अधिगम की परिभाषा क्या है? व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिगम विकास है। सही बात है दोस्तों, अधिगम क्या है? विकास है। अधिगम विकास है। विकास में क्या होता है दोस्तों? कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती रहती है, और अधिगम में भी क्या होता है? ऐसा ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिगम अनुकूलन है। सही बात है दोस्तों, अधिगम क्या होता है? सीखना क्या होता है? सीखना अनुकूलन होता है। नेक्स्ट है छठवां, अधिगम सार्वभौमिक है। बहुत अच्छा है दोस्तों, अधिगम सार्वभौमिक है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, अधिगम क्या है दोस्तों? सार्वभौमिक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सातवां, अधिगम विवेकपूर्ण है। सही बात है दोस्तों, अधिगम क्या होता है? विवेकपूर्ण होता है। ये विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, एक एक को ध्यान से देखते रहें। नेक्स्ट है, अधिगम निरंतर है। निरंतर चलेगा तभी तो आगे होगा, जीवन पर्यंत चलेगा। अगर निरंतर नहीं चलेगा तो जीवन पर्यंत कैसे चलेगा दोस्तों? तो अधिगम निरंतर रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है, अधिगम खोज करना है। अब दोस्तों आप एक चीज देखो कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो में आपको कुछ ज्ञान मिला, आपने कुछ उसके बारे में सोचा समझा और उसका कुछ भी नया निचोड़ निकाला, तो वो एक खोज ही होगी, और वो क्या होगा? सीखना होगा, और वही अधिगम होगा। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया, संक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट है 11 नंबर, अधिगम एक नया कार्य है। अब दोस्तों तीसरा आया है, अधिगम एक नया कार्य है। सही बात है दोस्तों, आप कुछ नया करने के लिए ही कुछ कार्य करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो क्या हो गया? नया कार्य हो गया। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम, अगर आप कुछ सीखोगे तो आपको अनुभव होगा, तो अनुभव होगा तो अनुभवों का संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम वातावरण की उपज है। बहुत अच्छा है दोस्तों, अधिगम वातावरण की उपज है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप रीट की, या आप चलो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छा वातावरण मिलेगा तो आप पहली भर्ती में ज्वाइनिंग ले लोगे नौकरी की। और अच्छा वातावरण आपको अधिगम करने के लिए नहीं मिला, आप नहीं तैयारी कर सके, तो आप ज्वाइनिंग नहीं ले पाओगे। क्यों? कि आपको वातावरण है वो नहीं मिल रहा है। तो अधिगम क्या है? वातावरण की उपज है दोस्तों। नेक्स्ट है, अधिगम विकास है दोस्तों, ये तो वापस आ गया, अधिगम विकास है। 4 नंबर और 14 नंबर तो सेम हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। सही बात है दोस्तों, अधिगम है वो व्यक्तिगत खुद पर भी होता है और सामाजिक यानी समाज में भी होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एवं दशाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एवं दशाएं, और इनसे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों, रट लो इनको, इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक चीजें दोस्तों। अब बहुत सारे कारक हैं, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहां पर लेकर आया हूं। प्रभावित करने वाले कारक, वातावरण। अभी मैंने आपको सेकंड ग्रेड या शिक्षक भर्ती का एग्जाम्पल देकर वातावरण का एक बताया था। अगर अच्छा वातावरण मिलेगा, आपको अच्छा वातावरण मिलेगा तो आप
कोई सी भी कार्य है वो कर सकते हो और अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप ट्रेन की पटरी के पास बैठ जाओ और आप मनोविज्ञान पढ़ लो और आप इसकी तैयारी करो, और ट्रेन है हर 5 मिनट में वहाँ से ट्रेन निकल रही है, आप पढ़ लोगे, तैयारी कर लोगे? एक आपको बंद कमरा दे दिया जाए, बिल्कुल शोरगुल ना हो, तो आप कैसा तैयारी होगी? अच्छी तैयारी होगी। तो एक तो वातावरण अच्छा होना चाहिए। अगर वातावरण बेकार है तो अधिगम प्रभावित होगा। परिपक्वता, परिपक्वता से भी क्या होता है? अधिगम प्रभावित होता है। नेक्स्ट है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। बहुत अच्छा है दोस्तों। अब आपको बोला जाए कि आप गणित पढ़ो, क्या बोला जाए? गणित पढ़ो, और आपके मन में है कि मैं तो क्रिकेट खेलने जाऊंगा, तो क्या आप अधिगम कर पाओगे? क्या आप गणित पढ़ पाओगे? कभी नहीं पढ़ पाओगे। अब दूसरी बात ये कि आपको बोला जाए आप क्रिकेट खेलने जाओ और आपका शरीर इतना बड़ा है कि आप दौड़ नहीं सकते हो, भाग नहीं सकते हो, तो क्या आप वहाँ पर जाकर वो कार्य कर सकते हो? तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए, आप बीमार भी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है विषय सामग्री का स्वरूप। जो विषय है हमारी, चाहे आप क्या पढ़ रहे हो, हिंदी ही पढ़ रहे हो, उस हिंदी का जो स्वरूप है वो आपके अनुकूल होना चाहिए, आपके अधिगम करने के अनुकूल होना चाहिए। अगर अनुकूल नहीं है तो आपका जो अधिगम है वो प्रभावित होगा। सीखने का समय व थकान। सीखने में आपको कितना समय लगता है, आप सीखने में कितने समय बाद थक जाते हो, ये भी क्या करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं। प्रेरणा, अगर अच्छी प्रेरणा मिलेगी तो अच्छा अधिगम होगा, बुरी प्रेरणा मिलेगी तो बुरा अधिगम होगा। नेक्स्ट है सीखने की इच्छा। ये तो मैंने पहले भी बता दिया। अगर आपकी सीखने की इच्छा नहीं है तो आप अधिगम नहीं कर पाओगे, अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो ही अधिगम कर पाओगे। तो इससे मतलब सीखने की यानी जो इच्छा है आपकी, उससे भी अधिगम है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर। 8 नंबर है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। अध्यापक वह सीखने की प्रक्रिया। अब दोस्तों अध्यापक है वो आपको किस तरीके से समझाता है और आप उसको किस तरीके से समझना चाहते हैं। अगर दोनों डिफरेंट है तो क्या आप अधिगम या उसको सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। सीखना ही क्या होता है? अधिगम होता है। तो अध्यापक व सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो अगर सेम होगी तो ही आप सीख पाओगे। सीखने की विधि, जिस विधि से आप पढ़ते हैं, जिस विधि से आप कोई कार्य करते हैं, जिस विधि से आप अधिगम करते हैं, वो अगर सरल होगी तो आप क्या करोगे? जल्दी से अधिगम कर पाओगे। और अगर वो विधि आपके समझ से बाहर है तो क्या आप अधिगम पर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है संपूर्ण परिस्थिति। संपूर्ण परिस्थिति, अपने चारों ओर की परिस्थितियां, वो भी क्या है? अधिगम को प्रभावित करती है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों हम अधिगम के सिद्धांत, या जिन्हें क्या कह सकते हैं हम? नियम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों ये अधिगम का सिद्धांत व नियम है दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों रायबर्न के अनुसार क्या नियम है दोस्तों। यदि शिक्षण विधियों के इन नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषप्रद होता है। यह रायबर्न ने कहा था दोस्तों। जो आगे थॉर्नडाइक ने हमें नियम दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो दोस्तों ध्यान से एक रायबर्न की जो परिभाषा है वो भी याद कर लेना, क्योंकि पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वही लेकर आता हूं। यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों व सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषप्रद होता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक कहाँ का है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक है वो कहाँ का है? अमेरिका का है। यह भी याद रखना है। थॉर्नडाइक कहाँ का निवासी है दोस्तों? अमेरिका का है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पूछा जा सकता है, क्योंकि सीखने के नियम है। 8 नियम दिए थे इसने, 3 प्रमुख नियम, 5 गौण नियम, तो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान 1913 में 3 मुख्य व 5 गौण नियमों का प्रतिपादन। पुस्तक कौन सी है? शिक्षा मनोविज्ञान। ये तो मैंने बता दिया थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कितने हैं? 8 है कुल, 3 प्रमुख है, 5 गौण है। लेकिन ये किस पुस्तक में दिए गए हैं? शिक्षा मनोविज्ञान में ही दिए गए हैं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं मुख्य नियम। क्या देखते हैं? मुख्य नियम। मुख्य नियम में है दोस्तों पहला तत्परता का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर एक आपको लोगो भी दिखाई दे रहा होगा, BG। तो दोस्तों ये मेरा नियम ही है, ब्रिजेश गिटाला। तो ये प्रॉब्लम ना हो कि सर तो कहीं से कॉपी कर रहे हैं,
मेरा ही नेम है ब्रिजेश गिटाला, जिसका मैंने शॉर्ट में यहां पर लिख रखा है दोस्तों। तो तत्परता का नियम, पहला मुख्य नियम है दोस्तों तत्परता का नियम। किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है और आसानी से कर पाएगा या तत्काल कर देगा, यही क्या होता है, तत्परता का नियम होता है दोस्तों। किसी कार्य को करने के लिए यदि शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार है तो उसे करना सीख जाते हैं। वुडवर्थ ने इसे मानसिक तैयारी का नियम भी कहा है दोस्तों। साथ में याद रखना है कि जो तत्परता का नियम है इसको वुडवर्थ ने क्या कहा था, मानसिक तैयारी का नियम भी कहा था। और आपने एग्जामों में देखा होगा कि एक उदाहरण है जो बार बार घूम घूम के आ जाता है। घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। ये एग्जाम्पल है जो आपको बहुत एग्जामों में मिलता है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इसमें पूछा क्या जाता है कि घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन घोड़े को पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह किस नियम पर आधारित है, तो यह किस नियम पर आधारित है दोस्तों, तत्परता के नियम पर। इस नियम का उपयोग किस में किया जाता है, बालक में रुचि उत्पन्न करने, तैयार करने, जिज्ञासा जागृत करने तथा ध्यान केंद्रित करने में इस नियम का उपयोग है वो किया जाता है। तो दोस्तों नियम आपको तत्परता का समझ में आ गया होगा, और नियम उपाय या इसका उपयोग है वो किस जगह किया जाता है वो मैंने बोलकर बता दिया है, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अभ्यास के नियम की ओर। अभ्यास का नियम बहुत ही अच्छा नियम है दोस्तों। अभ्यास का नियम, एक लाइन लिखी गई है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। बहुत अच्छी है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होय सुजान। अब दोस्तों अभ्यास है ये क्या होता है दोस्तों, मनुष्य को क्या बनाता है, दक्ष बनाता है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अभ्यास का नियम, या इसको हम श्रम का नियम भी कह सकते हैं। अभ्यास मतलब श्रम भी होता है दोस्तों, तो अभ्यास का नियम या श्रम का नियम भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभ्यास के नियम के दो उपनियम हैं। पहला है उपयोग का नियम, दूसरा है अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या है दोस्तों, यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वो हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात स्थायी हो जाता है। सीखे गए विषय का बार बार दोहराना उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध को मजबूत बनाता है। अब कैसे दोस्तों, अगर आपने तत्परता के नियम में हमने एक एग्जाम्पल दिया था घोड़े वाला, वो अगर आपने कहीं पर भी पुराने पेपरों में देख रखा है तो मैंने जैसे ही बोला कि ये बहुत बार, तो आपके मन में आया होगा सर हाँ ये तो हमने भी देखा है एग्जाम में। उसी प्रकार है दोस्तों अभ्यास का नियम है उसी पर। अगर कोई भी कार्य है अगर आपने पहले कर रखा है, अगर आपने किसी भी चीज़ को एक बार पहले पढ़ रखा है, दूसरी बार पढ़ते ही वो आपके दिमाग में आ जाती है कि इसका ये होगा, यही होता है उपयोग का नियम। दूसरा है अनुपयोग का नियम। ये क्या है, यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क से भुला देता है। बहुत अच्छा है। नहा दोहराने पर विषय का विस्मरण हो जाना अनुपयोग कहलाता है। इस नियम का प्रयोग आदत निर्माण, बुरी आदतों को छोड़ने, लेखन सुधार तथा कलाओं के विकास में उपयोगी है। किसका, उपयोग के नियम का। तीन बातें याद रखना किस किस में है। एक तो आदत निर्माण में, कैसे, आदत निर्माण में कैसे दोस्तों, आदत अगर आपके पास बुरी है तो आप अनुपयोग का नियम कर सकते हैं। बुरी आदत है आपके पास, अगर आपके पास कोई बुरी आदत है तो आप अनुपयोग का नियम, क्या उस कार्य को आप पुनः पुनः नहीं करोगे तो उस आदत को आप भूल जाओगे। और अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम है कि आपकी लेखनी खराब है, आप बहुत ही आपकी राइटिंग खराब है, तो आपको बार बार अच्छी प्रयास करोगे, यानी उपयोग का नियम करोगे, तो वहाँ पर आपका अच्छा कार्य या अच्छी लेखन सुधार हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नियम की ओर। नेक्स्ट मुख्य हमारा नियम है वो है प्रभाव संतोष या असंतोष का नियम, और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। प्रभाव, संतोष, परिणाम, प्रसन्नता या दुख का नियम। यदि किसी कार्य को करने में हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि
यदि किसी कार्य को करने में हमें असंतोष होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो क्या बताऊं दोस्तों, समझ में आ गया होगा मेरे बोलते हैं। कोई भी कार्य है जिससे आपको संतोष प्राप्त होता है, मतलब कि अगर आप ये मेरी क्लास लोगे तो आपका जो रीट का एग्जाम होगा या कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको संतोष प्राप्त होगा तो आप करोगे। और इसी क्लास से आपको लगे कि मेरे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है तो आप इस वीडियो को नहीं देखोगे, और क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो को देखोगे, क्योंकि संतोष प्राप्त होगा क्वेश्चन मिलेगा तो, और क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो असंतोष प्राप्त होगा। इसी प्रकार क्या है कि राजस्थान जीके की मैं वीडियो अपलोड कर रहा था दोस्तों इसी चैनल पर, तो बहुत सारे साथी मेरे साथ जुड़े और बोले कि सर क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद जैसे ही एग्जाम हुई, एग्जाम होने के बाद 2-3 पेपरों में लगभग 80 से 85% क्वेश्चन है जो मेरी क्विजे जो रहती है उन क्विजों से डिट्टो के डिट्टो आ गए, उठ के सेम क्वेश्चन क्विजों में आई। तो उन्हीं छात्रों के मेरे पास मैसेज आए कि सर आपकी क्विजों में जो क्वेश्चन हमने देखे थे वही हमारे एग्जाम में आ गए। उनको क्या हुआ, संतोष प्राप्त हुआ। आज वो मित्र मेरी जो भी क्लास लगती है उसका वीडियो जरूर देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन सर के द्वारा दिया गया ज्ञान से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होगा। तो ये होता है संतोष। अब असंतोष कैसे होता है कि वो पेपर देने जाते हैं और रेगुलर मेरे साथ जुड़े होते हैं और उन क्विजों में से उनको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता तो उनको असंतोष होता और वो मेरे को छोड़कर चले जाते। तो दोस्तों संतोष और असंतोष का नियम ये होता है दोस्तों। अभिवर्ती व मनोभावों का विकास करने में उपयोगी है ये नियम। क्रोध व ईर्ष्या के संवेग को दूर करने में है दोस्तों इसका नियम। समस्या व कदाचारी व्यवहार को सुधार करने में है इसका उपयोग। और रुचि व स्मृति इससे संबंधित है दोस्तों। यह है दोस्तों 3 मुख्य नियम। आगे हम देखते हैं गौण या सहायक नियम। गौण या सहायक नियम दोस्तों, पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, बहु प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों। बहु प्रतिक्रियाओं को करते हुए सीख जाना, बिल्ली का पिंजरे से निकलना। जैसे ही बिल्ली है उसका पैर है वो हुक पर लगता है, हुक जैसे ही गेट ओपन होता है तो बिल्ली बाहर निकल जाती है। तो ये क्या होता है कि ये होता है बहु प्रतिक्रिया का नियम। आप बहुत सारे कार्य करते हैं, ये देख लो कि आप अभी बेरोजगार हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ आप छोटा सा कोई सा भी व्यवसाय करते हैं। पहला व्यवसाय आपको लॉस लगा, दूसरा व्यवसाय किया उसमें थोड़ी सी बचत हुई, तीसरा व्यवसाय उसमें आपको अच्छी बचत होने लगी। तो ये क्या होता है दोस्तों, बहु प्रतिक्रिया। यानी आपने 3 काम किए, एक में आपको फायदा मिला तो आप उसके पीछे लग जाओगे। इसी प्रकार आपको लगा कि सर मैं यूट्यूब पे 10 क्लासें लेता हूँ, 10 चैनलों पे मैं जुड़ा हुआ हूँ, 10 चैनलों पे आपने क्लासें लेने के बाद में आपने पेपर दिया, उनमें से एक चैनल हो, चाहे मेरा हो चाहे कोई सा भी हो, जिसमें से आपको लगा कि जो सर ने बताया उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उस चैनल से जुड़ जाओगे। 10 से मात्र 1 पे। तो बहु प्रतिक्रिया मतलब नया कार्य या नया काम करने के लिए आप बहुत क्रियाएं करते हैं, लेकिन जो सही क्रिया है उसी का पता लगाकर उसमें लग जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा मनोवर्ती का नियम। किसी कार्य को जिस मनोवर्ती मन या मेहनत से करेंगे वैसी ही सफलता मिलेगी। सीखना सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसका शॉर्ट रूप बता दूं दोस्तों कि मनोवर्ती का नियम क्या है, जो सीखना है हमारा वो क्या होता है दोस्तों, हमारी जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उस पर निर्भर करता है दोस्तों। अगर आप किसी भी कार्य को मन और मेहनत के साथ करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलती है। अब दोस्तों बहुत सारे साथी हैं, सर आप रीट का मॉडल पेपर भेज दो, सर आप सीटेट का मॉडल पेपर भेज दो, मेरे पास सर पीडीएफ भेज दो। अरे मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसको आप पूरा नहीं देख पा रहे हो, तो पीडीएफ कैसे पढ़ सकोगे, पीडीएफ में कैसे आंसर दे सकोगे। अगर आप लाइव क्लास देखते हो तो लाइव क्लास मेरी लगती है, मॉडल पेपर मिलता है, उसके अंदर कितने क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन का मैं
तुरंत आंसर देता हूं। जो भी आप नहीं देखते हो तो पीडीएफ में भेज दूंगा, उसके आपके पास आंसर है वो नीचे दिए रहेंगे। तो क्या आप उतने बार मोबाइल या लैपटॉप को ऊपर नीचे कर पाओगे? तो यही होता है कि दोस्तों अगर आप अभ्यास, और बहुत सारे मित्र होते हैं जो कभी पीडीएफ के नहीं बोलते मेरे को, ये बोलते हैं कि सर क्लास कब है, सर क्लास कब है। ये बात ध्यान में रखो, क्लास कब है। तो अगर जो मित्र आज क्लास 2-2.5 घंटे की मेरी क्लास को देखता है वो पूरी मेहनत कर रहा है तो उसकी सफलता जरूर मिलेगी। और जो पीडीएफ के लालच में रहते हैं, हजारों पीडीएफ मिल जाएगी लेकिन तैयारी वो नहीं करता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, मनोवर्ती का नियम, मतलब वो मन या मेहनत से मेहनत नहीं कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको सिलेक्शन चाहिए, चाहे सीटेट हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे रेट हो, यूपी टेट हो, कोई सी भी टेट हो, कोई भी सी भी शिक्षक भर्ती हो, तो दोस्तों जो कार्य है उसको पूरे मन पूरी मेहनत के साथ करने लग जाओ। कार्य का मतलब अपनी तैयारी दोस्तों। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है। बहुत अच्छा है दोस्तों। उदाहरण दिया हमें सचिन तेंदुलकर। दोस्तों सचिन तेंदुलकर को यह बताओ कि एक दिन में सफलता मिली थी, एक दिन में वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे। एक मैच खेला, 2 मैच खेले, 10 मैच खेले, 20 मैच खेले, 100 मैच खेले, 1000 मैच खेले, 1 शतक लगाया, 2 शतक लगाया, 5 शतक लगाया, 10 शतक लगाया, अंत में 100 शतक लगा दिया। और आज तक किसी ने 100 शतक नहीं लगाए। तो क्या है कि आप किसी भी कार्य को, अब चलो साइकोलॉजी की बात कर लें। अब आपके पास 3 सब्जेक्ट है, आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, गणित पढ़नी है और हिंदी भी पढ़नी है। तो आप साइकोलॉजी के एक चैप्टर पढ़िए, गणित का 1 चैप्टर पढ़िए और हिंदी का 1 चैप्टर पढ़ लीजिए एक दिन में। ये नहीं है कि आप सुबह बैठे और साइकोलॉजी पूरी पढ़ दी तो कुछ याद नहीं रहेगा, और 1 चैप्टर पढ़ा तो जरूर याद रहेगा। तो आंशिक क्रिया का नियम यही कहता है कि किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में अगर बांट कर हम करेंगे तो उस कार्य में हमें सफलता अधिक मिलती है। चलते हैं 7वें नियम की ओर। 7वां नियम है दोस्तों हमारा आत्मीकरण का नियम, सादृश्यीकरण। कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना। बहुत अच्छा है दोस्तों। कैसे? अब दोस्तों एक छोटा सा तरीका है। अभी राजस्थान के अंदर क्या है, रीट की भर्ती आई हुई है। रीट की भर्ती है, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की भी वहां पर भर्ती होने वाली है। अब मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हो रीट वाले भी, और कुछ दिनों बाद आपको पढ़नी होगी फर्स्ट ग्रेड वाली। रीट और फर्स्ट ग्रेड की मनोविज्ञान में काफी डिफरेंट भी है। लेकिन अगर आपने रीट की पढ़ ली तो जैसे ही आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने जाओगे व्याख्याता की, तो उसके अंदर जो आपको मनोविज्ञान है उसमें बहुत फायदा मिलेगा, 90% तक आपका फायदा मिल जाएगा। अगर आपने गणित के अंदर अगर आपने 6ठी क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया, 6ठी में पढ़ ली, 7वीं में पढ़ ली, 8वीं में पढ़ ली, 9वीं में पढ़ ली, 10वीं में पढ़ ली, 11वीं में पढ़ ली, तो 12वीं में आपको 70% जो गणित है वो याद हो जाएगी दोस्तों अपने आप। यही होता है दोस्तों आत्मीकरण का नियम। नेक्स्ट नियम है दोस्तों हमारा, वो है हमारा संबंधित परिवर्तन का नियम। क्या है दोस्तों? संबंधित परिवर्तन का नियम दोस्तों, साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं दोस्तों। क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे पावलोव का कुत्ता, और पावलोव का कुत्ता तो हम आगे पूरा पढ़ेंगे, तो वहां पर यह संबंधित परिवर्तन का नियम हो या साहचर्य परिवर्तन का नियम हो, इसको विस्तार से पढ़ लेंगे। लेकिन नियम क्या है यह आप एक बार ध्यान देख लो। किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना, इसे ही क्या कहते हैं? साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। चलते हैं दोस्तों, ये हो गए हमारे नियम। 3 थे मुख्य नियम, 5 थे गौण नियम, थोर्नडाइक के थे नियम। कैसे लगे? क्या आपको समझ में आए या नहीं आए? कमेंट करके बता दो दोस्तों। और दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हमारे ये 25-30 वीडियो हो जाएंगे मनोविज्ञान की, उसके बाद इसी प्रकार विस्तार के साथ आपको मनोविज्ञान की क्विजें भी यहां पर मिलती रहेगी। एक बार जिन मित्रों ने अभी तक शेयर नहीं किया वो जल्दी से शेयर कर दो। आगे हम देखते हैं दोस्तों, अब आगे हमारा रहेगा थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। दोस्तों नियम पढ़ लिए हैं तो क्या पढ़ लेते हैं, सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का हम पढ़ ही लेते हैं दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम रहता है दोस्तों, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो दोस्तों। तो दोस्तों थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत
प्रतिपादित कब किया गया था इस नियम को दोस्तों? इस नियम को प्रतिपादित किया गया था 1913 में। और कहां पर? यूएसए में। बुक कौन सी है? थॉर्नडाइक की। अभी अभी मैंने बताया था, एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर। और यही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था दोस्तों। आगे हैं दोस्तों सिद्धांत के उपनाम, जो ये थॉर्नडाइक का नहीं उद्दीपक और रह गया दोस्तों। तो थॉर्नडाइक का उद्दीपक क्या था? मांस या मछली का टुकड़ा था दोस्तों। सिद्धांत के उपनाम देख लेते हैं, फिर मैं आपको नियम है उसको थोड़ी सी जानकारी भी दे दूंगा दोस्तों। सिद्धांत के उपनाम: प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, आवर्ती यानी बार बार किसी कार्य का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत। तो दोस्तों ये जो नियम बोले हैं मैंने यहां पर, उपनाम बोले, ये याद जरूर कर लेना सभी साथी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा कि आपको दे दिया संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आप क्या बता दोगे? कुछ बता सकते हो? किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। तो ये चीजें आपको बहुत याद रखनी है दोस्तों। दोस्तों जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसका अर्थ क्या है कि हम अपनी गलती व अनुभवों से ही सीखते हैं। हम क्या करते हैं? अपनी जो गलती करते हैं या जो हमारी गलती रहती है या जो हमारे अनुभव रहते हैं उन्हीं से हम क्या करते हैं दोस्तों? सीखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। कौन करता है? मस्तिष्क करता है। अब दोस्तों जो थॉर्नडाइक है, आगे बात करेंगे, जो दोस्तों नोट दिया गया है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले मैं जो बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुन लो। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली थी, उसको पिंजरे के बाहर उद्दीपक यानी उद्दीपक के रूप में क्या था? मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती रही, त्रुटियां करती रही तथा उनमें संबंध स्थापित करते हुए पिंजरा खोलना सीख जाती है। क्या करने जाती है? पिंजरा खोलना सीख जाती है दोस्तों, यही है। अब दोस्तों भूखी बिल्ली थी, उसको पिंजरे में पैक कर दिया, बाहर की तरफ मछली का या मांस का टुकड़ा रख दिया। बिल्ली भूखी है, उसको मछली का टुकड़ा दिखाई दे रहा, गेट है बंद, बार बार वो इधर से उधर जंप लगाती है। तो एक वहीं पे छोटा सा गियर सिस्टम या छोटा सा बॉक्स लगाया हुआ था, जिस पे जैसे ही उसको दबाएगी तो गेट खुल जाएगा। तो वो क्या करती है? धीरे से उस पे उसका पैर पड़ता है। ओपन ट्रैप डोर का छोटा सा सिस्टम लगा हुआ था, जैसे ही उस पर उसका पैर पड़ता है तो उसका गेट खुल जाता है और वो मछली को प्राप्त कर लेती। यही है थॉर्नडाइक का नियम। और थॉर्नडाइक कहाँ के हैं दोस्तों? अमेरिका के। दोस्तों जो ये नियम है इसमें 10 दिन तक प्रयोग किया गया था। उद्दीपन क्या था? सुगंधित मछली का टुकड़ा। प्रयास करना, इसके चरण क्या रहते हैं? पहले इस नियम का यह भी ध्यान रखना कि चरण: प्रयास करना, असफल होना, फिर प्रयास करना और जब तक प्रयास करता रहना जब तक सफल नहीं होना। अब दोस्तों इसका मैं आपके ऊपर लागू कैसे करूं? आपने एक एग्जाम दी, असफल हुए, घर पे बैठ गए, तैयारी छोड़ दी। क्यों दोस्तों? दूसरी भर्तियां नहीं आती है? तैयारी में लग जाओ, तैयारी करते रहो। असफल होना किसी भी जीव की एक क्रिया ही समझ लो दोस्तों। कोई सा भी आदमी है, चाहे आप बड़े से बड़े नेता को देख लो, बड़े से बड़े कोई भी नागरिक को देख लो, राष्ट्रपति से लेकर छोटी से छोटी जो नौकरी करता है उसको देख लो, सीधा कोई एक बार में नेता नहीं बनता है, ना ही कोई जॉब प्राप्त करता है। तो दोस्तों असफल होने का मतलब यह है कि आपने एक स्टेज को पार कर लिया है। सेकंड स्टेज पे नौकरी मिल जाएगी, सेकंड पे नहीं मिली तो थर्ड पे मिल जाएगी, थर्ड में नहीं मिली चौथी स्टेज पर आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों नोट। एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रक्रिया एसआर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। और एसआर बॉन्ड ये आपको याद जरूर रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना खाना, जूते पहनना।
बालक चलना सीखता है बिल्ली के समान ही। कैसे? एक बार वो खड़ा होगा, थोड़ा एक पैर लगाएगा, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, अगले दिन वो थोड़ा सा चलने लग जाएगा। चम्मच से खाना खाना, चम्मच से उसको पहले दिन खाना खिलाओगे तो वो बाहर गिरा देगा, दूसरे दिन थोड़ा सा अंदर लेगा बाहर गिरा देगा, तीसरे दिन थोड़ा सा अंदर लेगा। जूते पहनना भी इसी पर आधारित है दोस्तों। आगे है, वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई की गांठ, कोई भी खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं थोर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देख लेना दोस्तों। 7 महत्व लेकर आया हूं यहां पर मैं। बड़े व मंद बुद्धि बालकों के लिए यह उपयोगी है। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। सफलता के प्रति आशा है। कार्य की धारणा स्पष्ट रहती है। शिक्षा के प्रति रुचि होती है। गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी है। अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। तो यह शैक्षिक महत्व है थोर्नडाइक के सीखने के नियम की दोस्तों। आगे देखते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, जिसको हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं और हल का भी सिद्धांत कहते हैं। अब बताते हैं प्रतिपादक कौन है। तो प्रतिपादक है CL हल, क्लार्क एल हल दोस्तों। निवासी कहां के हैं? USA के हैं दोस्तों। इन्होंने यह सिद्धांत थोर्नडाइक व पावलो पद्धति पर दिया। सन 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल बिहेवियर्स में यह सिद्धांत दिया दोस्तों। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है, और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली और चूहे पर। थोर्नडाइक पद्धति पर आधारित ही इन्होंने प्रयोग किया था। हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल के अनुसार जो सीखना है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आगे देखते हैं हल का जो नियम है वो दोस्तों। हल ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। सीखने का आधार किसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में होता है, अर्थात कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। अब कैसे होती है आवश्यकता की पूर्ति वो भी समझ लो। बिल्ली को पता था कि वो कुछ ना कुछ करेगी तो उसको माछ या जो मछली है वो मिल जाएगी, तभी वो इधर से उधर कर रही थी। अगर उसके सामने कुछ नहीं होता, उसकी कुछ आवश्यकता नहीं होती, तो क्या वो जंप लगाती? क्या वो इधर से उधर घूमती? कभी नहीं घूमती। तो यही है कि आवश्यकता की पूर्ति इसी सिद्धांत के द्वारा होती है। जब किसी व्यक्ति या प्राणी की कोई भी आवश्यकता, किसी कार्य को सीखना होता है, तो वो होती है उसकी आवश्यकता दोस्तों। स्किनर ने क्या कहा था दोस्तों? स्किनर ने हल के इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है दोस्तों, क्योंकि यह आवश्यकता व प्रेरणा पर बल देता है। इसलिए शिक्षार्थी को प्रेरित करके ही सिखाया जाता है। आप पर भी लागू कर लो, आपको प्रेरित करके ही सिखाया जा सकता है। अब दोस्तों मैंने कितना प्रेरित किया आपको? शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। किसी ने किया? किसी ने नहीं किया। क्योंकि दोस्तों मैं अगर आपको कुछ लालच दे दूंगा तो ही आप शेयर करोगे। तो दोस्तों अब बोल रहा हूं, मनोविज्ञान में एक क्वेश्चन मेरे क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाने दूंगा, इन थ्योरियों से बाहर नहीं जाने दूंगा। अब तो शेयर कर दो, हर एक मित्र इसको शेयर करो दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों CL हल के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। पहला है बालकों को प्रेरित किया जाता है, और मैं भी आपको प्रेरित कर रहा हूं, पढ़ लो। शॉर्ट भाषा में बोल रहा हूं, पढ़ लो। आगे समय बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 3 साल में एक बार रेट आती है। सीटेट तो रेगुलर होती है, लेकिन राजस्थान वासियों रीट होती है वो 3 साल में एक बार ही मौका मिलता है। तो पढ़ लो। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर बल देता है। सही बात है दोस्तों। पुरस्कार व दंड की व्यवस्था व प्रेरणा। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्यों को स्पष्ट करने पर बल देता है। उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। अब दोस्तों CL हल का जो नियम है उसके उपनाम क्या क्या है वो भी आप साथ में देख लें। प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो यह था दोस्तों आज का हमारा क्लास 2 शिक्षा मनोविज्ञान की। आगे हम देखेंगे, आगे का जो भाग देखेंगे वो देखेंगे क्लास 3 के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अगर आपको पसंद आया है। और दोस्तों आपसे एक निवेदन चाहता हूं कि जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं
वो एक बार इसको शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक मित्रों के पास पहुंचाने का कष्ट करें। आपका अपना साथी हूं, मेहनत करके आपके साथ कुछ ना कुछ नया लेकर आने की इच्छा रखता हूं दोस्तों, लेकिन जो सब्सक्राइब है वो आप ही बढ़ा सकते हैं। तो अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।